नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन आपके कक्षा 12 के भूगोल मानव भूगोल जो पुस्तक है उसमें जो आपका 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रिया, उससे संबंधित नोट्स की बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने आपके अध्याय संख्या 4 तक कंप्लीट नोट्स एंड एमसीक्यू की बातचीत कर ली है, जिसकी वीडियो लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर दिया हुआ है। यानी जितने भी वीडियो है वो सारे क्रमानुसार प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले की वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कक्षा 12 की जो इतिहास है उसकी तीनों पुस्तकों की अपन ने बात बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कर ली है इतिहास की, तो वो वीडियो भी देखने हैं आपको, तो उनके भी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही उनकी पीडीएफ और एमसीक्यू पीडीएफ की लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए अपन प्राथमिक क्रियाओं को समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात, इस किताब में जितनी भी चीजें आपके जिस तरीके से बुक्स के अंदर दी हुई है, तो वो चीजें मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सही फॉर्मेट में बना करके नोट्स के रूप में प्रस्तुत की है। हर एक विद्यार्थी की जैसी डिमांड होती है, मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें उसके अनुरूप बनाई गई हैं। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे से आपको समझ में आएगी। और साथ ही अगर आपको किताब पढ़नी है तो किताब का लिंक भी मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, तो आप बुक को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है और आप डायरेक्ट नोट्स देखना चाहते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए जो भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम है जिसमें आपके एनसीईआरटी आती है, उसके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। चलिए चलो, सबसे पहले है आर्थिक क्रिया। अब चैप्टर का नाम प्राथमिक क्रिया है, उससे पहले प्राथमिक क्रिया जो है वो आपके आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्थिक क्रिया होता क्या है। यानी मानव के वो कार्यकलाप जिससे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे सभी कार्य जिससे हमारे को पैसे प्राप्त होते हो, उसका संबंध किससे है? आर्थिक क्रिया से है। ठीक है ना, यानी वो सभी क्रियाकलाप, मनुष्य के वो क्रियाकलाप जिसके माध्यम से हमारे को पैसे यानी मनी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं आर्थिक क्रिया। और इस आर्थिक क्रिया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थ क्रिया। कहीं कहीं अपन पंचम क्रिया के रूप में भी पढ़ते हैं। मुख्य रूप से ये आपकी 4 क्रियाएं हैं, और इस चैप्टर के अंदर जो अपन सारी क्रियाएं देखेंगे वो सारी के सारी प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनकी बातचीत करेंगे। सबसे पहला बिंदु है प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया होती क्या है? तो देखो, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। अब ये जो प्राथमिक क्रिया है, ठीक है ना, ये जो आपकी प्राथमिक क्रिया है, ये प्राथमिक क्रिया जो है ये सीधी और सीधी बात करें या इसका जो प्रत्यक्ष जो संबंध है वो पर्यावरण से है। ठीक है, यानी सीधी वस्तुओं के संपर्क में रहती है। जैसे कि इन्होंने बताया है आगे कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन है, डायरेक्ट अगर आप उससे प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं तो वो सारी क्रिया आपके प्राथमिक क्रिया है। जैसे एक खेजड़ी, और उस खेजड़ी के ऊपर जो भी फल लगता है, जैसे मान लो कि सांगरी लगती है, तो उस सांगरी को इकट्ठा करना ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आप गांव में खेती करते हैं और खेती में से जितने भी अनाज वगैरह प्राप्त होते हैं, घास फूस प्राप्त होती है, उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो आपकी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्राथमिक क्रिया का उत्पादन जो भी हो रहा है उससे प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ कि इस प्रकार के अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है और प्राथमिक क्रिया के क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे आखेट मतलब शिकार, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, कृषि एवं खनन कार्य करना, ये सारी की सारी चीजें सम्मिलित होती है। अब देखो, आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यहाँ ये जो प्राथमिक क्रिया के जो क्रम है बिल्कुल क्रमानुसार दिया हुआ। देखो, आखेट, आखेट के बाद में भोजन संग्रहण, फिर पशुचारण, फिर मछली पकड़ना शुरू किया, फिर लकड़ी काटनी शुरू की, फिर कृषि एवं खनन कार्य। वर्तमान में जो ज्यादातर प्राथमिक क्रियाएं हैं वो कृषि एवं खनन क्रिया के ऊपर निर्भर है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, और भोजन संग्रहण का मतलब होता है अपनी जरूरत के लिए भोजन का या जो भोजन है उसको इकट्ठा करना। भोजन संग्रहण के आधार पर विश्व को 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। देखो, मैं अगर बात करूं आदिकाल की, आदिकाल का मतलब है आदि मानव को जो काल है, उस काल में आपको पता है
लोग जो अपना भरण पोषण करते थे वो आखेट करके करते थे। आखेट का मतलब है शिकार करके। कोई भी जानवर होता था उसको जंगल में जा करके उसके पीछे भागते थे और उसको मार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो पहला जो आर्थिक क्रिया का जो संबंध था वो था आखेट से। ठीक है, उसके बाद में वो लोग करते थे भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण से तात्पर्य यह है कि वो जंगल में जाते थे, जो भी फल फूल कंद मूल इकट्ठा करते थे और अपने जीवन यापन का गुजारा करते थे। तो शुरुआती दौर में ये दो मुख्य रूप से तरीके थे, एक तो आखेट और दूसरा भोजन संग्रहण, जो प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। आदि काल में अगर प्राथमिक क्रिया से बात करें तो एक तो था आखेट और दूसरा था भोजन संग्रहण। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर बात करें तो विश्व में दो अलग अलग ऐसे स्थान हैं जहां पर भोजन संग्रहण के तरीके को अभी भी, या जो आखेट का जो तरीका है उसको अभी भी अपनाया जा रहा है। सबसे पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। आपको पता है ये जो पृथ्वी है इसको दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। ठीक है, ठीक है, इस तरफ उत्तरी अक्षांश और इस तरफ दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये तो हो गए अक्षांश। ठीक है, अब इसने कहा है कि उच्च अक्षांश, उच्च का मतलब यहां जो होंगे ना वो होंगे उच्च अक्षांश। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूर जो होंगे वो होंगे उच्च अक्षांश। इन्होंने कहा है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली जो है वो आते हैं आपके उच्च अक्षांश क्षेत्र। उसके बाद में कहा है कि निम्न अक्षांश क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश इसमें आते हैं। और ये भोजन संग्रहण के तरीके के आधार पर विभाजन जो है भोजन संग्रहण तरीके के आधार पर किया गया। इस चीज को वापस समझे थोड़ा सा कि अपन देख रहे हैं आखेट एवं भोजन संग्रहण, और विश्व के संदर्भ में दो ऐसे स्थान है जहां पे आज भी भोजन संग्रहण के तरीके को अपनाया जाता है, या फिर इस आखेट वाले तरीके को अपनाया जाता है, जिसके अंदर पहला तो है उच्च अक्षांश क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांश क्षेत्र। उच्च मतलब है भूमध्य रेखा से दूर जो अक्षांशीय क्षेत्र स्थित है वहां पे, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। ठीक है, और निम्न अक्षांश क्षेत्र की बात करूं तो अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। अब आपको पता है एशिया महाद्वीप भूमध्य रेखा के निकट है, ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के निकट है, तो इन क्षेत्रों में ये हो गए निम्न क्षेत्र। और ये विभाजन जो है भोजन संग्रहण के तरीके के आधार पर किया जाता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखें, वर्तमान में भोजन संग्रहण का तरीका जो है वो व्यापारीकरण होगा। ये बात आपको विशेष रूप से अब ध्यान रखनी है कि वर्तमान समय में क्या हो गया कि भोजन संग्रहण का जो तरीका है वो ज्यादातर व्यापारीकरण में बदल गया है। अब आपको एक पता होगा वर्तमान समय में यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे आप रील वगैरह देखते हैं तो एक वो लंबे लंबे बालों वाले लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते? हर्बल ऑयल, पता नहीं कौन सा है, मेरे को ऐसे नाम तो याद नहीं है, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, आदिवासी लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जड़ी बूटियों को जंगल से एकत्रित करते हैं। तो क्या वो भोजन संग्रहण का तरीका नहीं है? चीजों को इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं जंगल से, और उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए जो तरीका अपनाया भोजन संग्रहण करने का या चीजों को इकट्ठा करने का, उस तरीके को वर्तमान में उन्होंने व्यापारीकरण में बदल दिया। तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो भोजन संग्रहण का तरीका है वो व्यापारीकरण में बदलता जा रहा है। वर्तमान में सभी प्रकार फूलों फलों आदि का संग्रहण करके उन्हें दोबारा बेचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये काफी महंगे भी बिकते हैं। चलो, तो ये टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में अपन पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो, क्या आप जानते हैं च्युइंगम को सूचने के बाद शेष बचा जो भाग है उसको पीछे क्या कहते हैं? तो उसको चिक्कल कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो है वो आपके जैपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। ठीक है, ये जो चिक्कल है वो आपके जैपोटा के वृक्ष के दूध से निर्मित होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। पशु, अब आगे बात करेंगे पशुचारण या पशुपालन। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन यापन भरण पोषण अपन नहीं कर सकते, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के बारे में सोचा। पशुपालन का संबंध जो है वो पशुओं को पालने से है, और पशुओं को दो अलग अलग उद्देश्य के लिए पाला जाता है। पहला तो पाला जाता है जीवन यापन के लिए, और दूसरा पाला जाता है वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, यानी व्यापार करने के लिए। और इसी को आधार मानते हुए पशुचारण को दो भागों में बांटते हैं, एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक पशुपालन। सीधे सिंपल परिभाषा है, कुछ भी इतना ज्यादा है नहीं कि अपने को समझ में नहीं आए। तो देखो, पशुपालन का मतलब है कि पशुओं का पालना। और पशुपालन शुरू कैसे हुआ? तो शुरू में जो आदि मानव था उन्होंने जंगल से आखेट करना और भोजन संग्रहण के तरीके से ही अपना जीवन यापन किया था। जब उन्हें लगा कि इस तरीके से अपन अपना पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, तो उन्होंने पशुपालन के बारे में सोचा।
और वर्तमान समय में पशुपालन दो तरीकों के उद्देश्य से किया जाता है। पहला तो जो किया जाता है वो केवल और केवल जीवन यापन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवन यापन। और दूसरा जो होता है वो किया जाता है वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए। वाणिज्यिक उद्देश्य का मतलब है पैसे कमाने के उद्देश्य। ठीक है, दो। तो इसी के आधार पर पहला जो है स्थलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। तो इसमें से अपन पहले स्थलवासी पशुचारण की बात करते हैं। यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह का तरीका है। स्थलवासी पशुचारण जो है वो आपके प्राचीन जीवन निर्वाह का तरीका है। इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। ये सभी पशु प्राकृतिक चारे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन पशुओं की कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती। पशुपालक अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चारे की खोज में घूमता रहता है और इस प्रकार के पशुचारण का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। वर्तमान में स्थलवासी पशुपालकों की संख्या घट रही है। ऐसा राजनीतिक एवं बस्ती निर्माण के कारण हुआ है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो इतनी चीजें जो मैंने पढ़ी है वो आपको बिल्कुल एक एक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज्यादा इतना इसमें लोड वाले कोई शब्द है नहीं। और आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा, ये आपके एक प्रकार के स्थलवासी पशुचारण का ही उदाहरण है, जो एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाते हैं और इसमें बहुत सारे पशु होते हैं। कोई एक विशेष देखभाल नहीं होती है पशुओं की, ठीक है ना। ये अपने जीवन निर्वाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह पाले जाते हैं। और राजस्थान में अगर बात करें पशुपालक की, तो रायका जो है, रेबारी जो है, वो काफी प्रसिद्ध पशुपालक है। ठीक है, चलो अब विभिन्न क्षेत्रों में कई पशु पाले जाते हैं। जैसे बात करूं उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की बात करूं तो इसमें गाय और बैल प्रमुख पशु है। जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों की बात करें तो भेड़, बकरी, ऊंट ये पाले जाते हैं। तिब्बत एवं एंडीज पर्वतीय भागों में याक, लामा और आर्कटिक एवं उप ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाले जाते हैं। रेंडियर एक प्रकार के जीव होते हैं जो बर्फ के ऊपर चलते हैं गाड़ी लेकर के, ऐसे रेंडियर कुत्ते और ये जो होते हैं ना, इस तरीके से। और चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब ये जो चलवासी पशुचारण है इसके विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र है जहां ये मुख्य रूप से पाले जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। ठीक है ना, उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से, समझ में आ रहा है, उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक। और दूसरा जो है वो यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश हैं। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपके कहां तक है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। नए चारागाह की खोज में ये पशुचारक समतल भाग एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। तो तीनों क्षेत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि क्षेत्र कहां कहां स्थित है। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर, शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चलवासी पशुचारण है ये क्या करते हैं, एक तो इनका मेन टारगेट ये होता है, एक तो है पर्वत, ठीक है, पर्वत क्षेत्र, और दूसरा है मैदानी क्षेत्र। अब ये क्या होता है, जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ी, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने पशुओं को लेकर इधर चले जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे सर्दी आई, ठीक है ना, सर्दी का मौसम आया, तो ये लोग वापस इधर आ जाएंगे। तो इन लोगों के द्वारा एक प्रवास किया जाता है ऋतु के आधार पर, और इसी प्रवास को कहते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु को आधार मानकर ये क्या करते हैं, अपने पशुओं को मैदानी से पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में लेकर आ जाते हैं। इसलिए इन लोगों की एक गतिविधि हो जाती है और इसी गतिविधि को कहा जाता है ऋतु प्रवास। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। भारत में ऋतु प्रवास करने वाली जातियों का नाम बताएं तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया। ठीक है, ये जो समूह है जो इस तरीके का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। और यहाँ आप देख सकते हैं स्थलवासी पशुचारण के क्षेत्र, ये मेडागास्कर वाला, और ये ऊपर आपके इधर, और ये मध्य एशिया वाला भाग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे अपन वाणिज्यिक पशुचारण। ठीक है, चलो नोट्स किस तरीके से हैं और आपको समझ किस तरीके से आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। और 1-2 दिन के अंदर मैं इसकी जो PDF है वो भी मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे और भी काम देखने होते हैं, और साथ साथ मैं कंटेंट राइटिंग का भी टेंडर लेता हूँ, तो सारी चीजें एक साथ करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि सारी चीजों को क्रमानुसार और एक व्यवस्थित तरीके से अपलोड करना। ठीक है, तो मैं उनके वीडियोज, उसके बाद में
उनको सही तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख करके और अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन यह ध्यान रखें आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत शानदार कंटेंट के साथ में मिलेगी। सबसे आगे देखते हैं वाणिज्यिक पशुचारण। देखो यह पशुपालन का एक व्यवस्थित तरीका है, ठीक है। अब चलवासी पशुचारण का ये पूरा पूरा विपरीत हो जाएगा, यानी ये पशुपालन का एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इस प्रकार के पशुपालन में मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़ों को पाला जाता है। इसमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है और उन्हें एक बड़े फॉर्म में बाड़ लगा करके उसके अंदर रखा जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। इस प्रकार के पशुपालन में वैज्ञानिक तरीके के आधार पर पशुओं को पाला जाता है और इस प्रकार के पशुपालन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुपालन बड़े अच्छी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि। कृषि एक व्यवसाय है, फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है और इसके लिए किसान को कृषक भी कहा जाता है। और कृषि में मुख्य कार्य की बात करें तो जुताई करना, बीज बोना, खरपतवार हटाना और फसलों की कटाई करने जैसे और भंडारण करने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और आप सब लोग कृषक परिवार से ही संबंधित होंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। अब ये जो कृषि है, इस कृषि को कई भागों में विभाजित किया जाता है। आपके इस चैप्टर में जिस तरीके से विभाजित किया है अपन उसी की बात करेंगे। तो आपके इस चैप्टर के अंदर कृषि को जो जो तरीके से विभाजित किया गया उनकी बात करें तो सबसे पहला जो है वो है निर्वाह कृषि, यानी वह कृषि कार्य जिसमें जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है, यानी वह कृषि कार्य जो केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है उसे निर्वाह कृषि कार्य कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में कृषक क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादकों का संपूर्ण अथवा लगभग पूर्ण उपभोग कर लेते हैं और इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक है गहन निर्वाह कृषि। अब इसमें चार्ट बनाऊं मैं अगर इधर, ये है आपकी कृषि और इस कृषि के आपके प्रकार की बात करें तो यहां इसने दो प्रकार दिए हैं। सॉरी, कृषि और कृषि के अंदर बोला है निर्वाह कृषि। कैसी कृषि? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक तो है आदिकालीन, आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। फिर आगे आपके कृषि को दो भागों में बांटा जाएगा, गहन निर्वाह कृषि को। और गहन निर्वाह कृषि के दो आगे जो भाग आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? वो आपके आएंगे चावल प्रधान, चावल प्रधान कृषि और एक आएगा चावल रहित कृषि, चावल रहित कृषि, ठीक है। इस तरीके से तो एक एक और अपन बड़ी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आदि ही निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि आपको समझ में आ गया, यानी ऐसा कृषि कार्य जो केवल और केवल जीवन यापन के उद्देश्य से किया जाता है, वो है आपका निर्वाह कृषि, ठीक है। तो अब अपन देखें इसमें आदि निर्वाह कृषि। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि के अंदर सबसे पहले इस आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरीकरण कृषि का कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां आदिमकालीन जनजाति के लोग निवास करते हैं। यानी ये जो कृषि कार्य है उन क्षेत्रों में किया जाता है या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां आदिवासी जनजाति है वो निवास करती है। और इसकी बात करें तो ये अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है यहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं और ये इस कृषि कार्य को संपन्न करते हैं। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, जो वनस्पति होती है उसको जला देते हैं और उसकी जली हुई राख जो है उर्वरक का काम करते हैं और उस उर्वरक या उस जली हुई राख को एक खेत में बिखेर देते हैं। और इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। और ये जो कृषि है इसको कर्तन एवं दहन या स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं एवं खेती की भी पुराने औजारों के साथ में होती है जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा। कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष तक जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषि नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार कर देते हैं और कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले क्षेत्र पर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं इधर अगर डायग्राम बना के समझाऊं, मान लो ये एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आदिवासी जनजाति रहते हैं और यहाँ क्या करते हैं कि जितनी भी वनस्पति है उस वनस्पति को ये पहले काटेंगे, काटने के बाद में उसको जलाएंगे, जलाने के बाद में उसकी जो राख है उसको उस खेत में बिखेर देंगे, बिखेरने के बाद में इसके ऊपर वापस वो करेंगे कृषि कार्य।
मान लो इन्होंने इस यहाँ पे खेती कर ली, ठीक है, ये 3 से 4 साल तक खेती करेंगे। खेती करने के बाद में जैसे ही यहाँ की जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है खत्म हुई, खत्म होते ही वो क्या करेंगे, इस क्षेत्र को छोड़ देंगे कुछ समय के लिए और वो आगे नए क्षेत्र के ऊपर चले जाएंगे और वापस यहीं पे भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है कि यानी वो कृषि जो स्थान बदल बदल करके की जाती है। विश्व के अंदर इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इस तरीके का कृषि कार्य जो होता है वो आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे देखें, इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है और जिसे झूम का चक्र आग लगाकर कृषि के क्षेत्र तैयार करना छोटा हो जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंदर इसको मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। तो भारत के अंदर झूमिंग है, अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा है, मलेशिया व इंडोनेशिया के अंदर इसको लदांग है। और इसी के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर नाम ऐड कर दिए हैं जो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, तो आप इसमें देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो यूटान, गोटावा, तो इसमें ये सारे नाम दिए हुए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना और भारत के भी कुछ ऐड किए हुए हैं। चलो आगे है गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान सरल उपकरणों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर खेती करता है और इस प्रकार की खेती बड़े पैमाने पर मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। देखो, अब गहन निर्वाह खेती जो है वो भी एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान सरल उपकरण उपयोग करता है और अधिक श्रम के साथ में खेती करता है, छोटा सा भूखंड होता है और इस प्रकार की खेती जो है एशिया महाद्वीप के अंदर मानसून के आधार पर की जाती है और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है चावल प्रधान और एक होती है चावल रहित। और चावल प्रधान कृषि की बात करें तो चावल प्रधान के निर्वाह कृषि में मुख्य जो फसल होती है वो चावल होती है। खेत का आकार छोटा होता है, कृषक का पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है, यंत्रों की अपेक्षा श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, गोबर का प्रयोग उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन की बात करें तो बहुत ही कम होता है। आगे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावश जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल का उगाना प्राय संभव नहीं है। इस बात का मतलब यह है कि पूरे एशिया महाद्वीप में सब जगह उच्चावश और जलवायु और मृदा सब एक जगह समान नहीं है। अब आपको पता है कृषि कार्य के लिए जलवायु का अनुकूल होना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है कि चावल अगर आपको कहीं पे भी उगाना है तो चावल के लिए बारिश या पानी की अधिक मात्रा होनी जरूरी है और एशिया में महाद्वीप में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कहीं पे पानी नहीं होता है, बारिश ही नहीं होती। जैसे अगर अपन पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भारत की बात करें तो वहां बिल्कुल भी बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, तो वहां चावल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसके अंदर देखो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान गेहूं और सोयाबीन, जौ और सोरपम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत के सिंध गंगा मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिण व पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार एवं बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। आगे अपन बात करेंगे रोपण कृषि। सिंपल सी बात है, यानी रोपण कृषि का संबंध ऐसा कृषि कार्य से है जो फसल को रोपा जाता है, वो ठीक है ना, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। तो देखो रोपण कृषि देखो एक प्रकार की व्यवसायिक कृषि है जिसमें आर्थिक लाभ कमाने के लिए एक ही प्रकार की फसल उगाने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में उगाई जाने वाली फसलें आमतौर पर नकदी फसलें होती है, जिसका अर्थ है कि वे व्यक्तिगत उपभोग की बजाय बिक्री के लिए उगाई जाती है। इस पद्धति में अधिकतम उत्पादन के लिए व्यापक श्रम, मशीनरी और उन्नत तकनीकों का उपयोग शामिल है। तो जो बात लिखी हुई है इससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो है व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं बल्कि नकदी फसल के रूप में इसको उगाया जाता है, यानी जिससे वो लोग आय प्राप्त कर सके या फिर पैसे प्राप्त कर सके। ठीक है, इस प्रकार की कृषि की शुरुआत यूरोप के लोगों ने की थी। ये किसी बड़े क्षेत्र में की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो है लाभ कमाना। इसके अंदर मुख्य रूप से चाय, कॉफी, कोको, गन्ना, कपास आदि जो है वो प्रमुख आपकी रोपण फसल में शामिल की जाती है। ठीक है, अब विशेषताओं की बात करें तो अत्यधिक तकनीकी का प्रयोग चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति है, केवल एक फसल का उत्पादन कर सकते हैं, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, विशाल खेत चाहिए, बाजार तक पहुंच होनी चाहिए, तब जाकर के इस कृषि को आप बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न कर सकते हैं। फ्रांसीसी वासियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी एवं कोको की पौध लगाई थी। अब ये कुछ डेटा है कि फ्रांसीसी जो लोग हैं इन्होंने क्या किया था, अफ्रीका में कॉफी एवं कोको के जो पौधे हैं वो लगाए थे। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग
मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने एवं केला के बाग लगाए थे। तो ध्यान रखना, चाय के बाग अंग्रेजों ने लगाए थे भारत के अंदर, यानी जो ब्रिटेन निवासी थे उन्होंने चाय के बाग अपने भारत और श्रीलंका में, और इन्होंने मलेशिया के अंदर रबड़ के पौधे लगाए थे। और पश्चिमी द्वीप समूह की बात करूं तो वहां पे गन्ने और केलों के बाग स्थापित किए थे। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने के बागान लगाए थे। और इंडोनेशिया में एक समय में गन्ने की कृषि हॉलैंड वासियों के अधिकार में थी। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, जो यूरोप वासियों के कंट्रोल में हैं। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देश की सरकार या फिर नागरिकों के नियंत्रण में सम्मिलित है। और यहाँ आप कुछ देख सकते हैं, ये देखो ये जो बागान है वो आपके चाय का बागान है, ये आपकी फेजेंडा है, ठीक है ना, कॉफी के उद्यान जो है जो बागान है आपके ब्राजील के अंदर, और ये आपके रबड़ के बागान, ठीक है ना। इस तरीके से पौधों के अंदर से रबड़ को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये फेजेंडा पूछा जा सकता है कि फेजेंडा संबंधित है, तो फेजेंडा जो वर्तमान ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है उसको फेजेंडा कहा जाता है, और ये वर्तमान समय में यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। चलो आगे देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसल जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, और खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसमें बड़ी बड़ी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो बहुत ही अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरासिया का स्टेपी, अमेरिका का पेरीज, और अर्जेंटीना का पंपाज, और दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स एवं न्यूजीलैंड कैडबरी के मैदान है। ये जो मैदानों के नाम है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका के अंदर पेरी है, यूरेशिया का स्टेपीज है, अर्जेंटीना का पंपाज है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, और न्यूजीलैंड का कैटरबरी जो मैदान है। यहाँ पे इस तरीके की खेती जो है बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है, जिसका नाम है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि पेरी कहाँ का मैदान है, तो अमेरिका का है, पंपाज अर्जेंटीना का, वेल्डस दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, और न्यूजीलैंड का कैटरबरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। आगे अपन देखेंगे मिश्रित कृषि, ठीक है। चलो, इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों के आकार मध्यम, मतलब इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें खेतों का जो आकार है वो मध्यम होता है, और इसमें बोई जाने वाली फसल गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल के साथ साथ कंद मूल, फल आदि और चारे की फसलें मिश्रित कृषि के घटक है। मिश्रित कृषि का मतलब है ऐसा कृषि कार्य, मिश्रित कृषि का मतलब अपने ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कृषि कार्य जिसमें कृषि भी की जाती है और साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो पशुपालन के लिए चारे की जो फसल होती है वो इसमें उगा दी जाती है, ठीक है ना। फसल एवं उत्पादन के साथ साथ पशुपालन दोनों इसमें शामिल होते हैं, और फसल के साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, कुकर आय के प्रमुख ये जो है कुकर जो वगैरह वो सारे के सारे इसमें आपके सम्मिलित होते हैं। सस्यावर्तन एवं अंतःफसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सस्यावर्तन का मतलब है अलग अलग प्रकार की फसलों का बोना, तो ये भूमि की महत्वता को भी काफी बढ़ा देते हैं। आगे बात करें डेयरी कृषि, ठीक है। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन के अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। डेयरी कृषि का नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रतिशतों का उपयोग और पास्चरीकरण की सुविधाओं के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादकों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। यानी ये फ्रीज वगैरह हो गए हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि अच्छे तरीके से इनका लंबे समय तक स्टॉक किया जा सकता है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उसके बाद में दूसरा कनाडा, और तीसरा जो है वो आपका न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का तंजानिया क्षेत्र है। तो ये आप इसमें मैप में देख सकते हैं, ठीक है।
भूमध्य सॉरी ये जो मैप है ये आपकी भूमध्य सागरीय जो कृषि है उससे संबंधित है। देखो भूमध्य सागरीय कृषि ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है और भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है और इसमें मुख्य रूप से अंगूर का उत्पादन किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर से मदिरा बनाई जाती है और निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों से किशमिश या फिर मुनका आदि को बनाया जाता है। शीत ऋतु में यूरोप एवं अमेरिका में फलों एवं सब्जियों का जो मांग होती है वो भी यहीं से पूरी होती है। तो यहाँ जैसे देख रहे हो आप भूमध्य रेखा के आसपास ये इस प्रकार का कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, ओके। आगे है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि महंगी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ये ऐसी फसलें यहाँ ऐसी फसलें हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए सब्जी है, फल फूल है, तो ये सारे आपके उद्यान कृषि के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार की कृषि को खेतों का आकार जो छोटा होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अच्छे बीज, सिंचाई और उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। बाजार तक पहुंच के सरल बनाने के लिए अच्छी यातायात व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस कृषि को ट्रक कृषि भी कहा जाता है। ये प्रश्न आया है कि ट्रक कृषि का संबंध किससे है, तो ट्रक कृषि जो है वो आपकी उद्यान कृषि से संबंधित है। ठीक है ना, उद्यान जो आपकी कृषि है उद्यान कृषि से संबंधित है। इसका क्यों, क्योंकि यहाँ जितनी भी फसल होगी, जैसे आप मान लो कि आप कृषि के हो और उद्यान कृषि कर रहे हो और आपने फूलों की खेती कर रखी है, ठीक है ना, फूलों की खेती कर रखी है, तो इन फूलों को ट्रक के माध्यम से जल्द बाजार तक पहुंचाना जरूरी होगा। अगर बाजार तक ये जल्द से जल्द नहीं पहुंचेंगे तो ये फूल नष्ट हो जाएंगे। तो इसको ज्यादातर ट्रकों से भर करके लाया जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया ट्रक कृषि। और मैं मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के कुछ देशों में की जाती है। आगे बात आती है सहकारी कृषि। ओके, पानी की बोतल ही बाहर रह गई। चलो, जब कृषक एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फॉर्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी प्रकार की सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों को खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत संसाधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और इसमें यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली के अंदर इसको सफलता मिली और ये सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क के अंदर मिली। तो सहकारी मतलब एक प्रकार की संस्था होती है। ठीक है, सहकारी जो है वो एक प्रकार की संस्था होती है और इसमें क्या होता है कि कृषक एक समूह बना करके अधिक इच्छा के लिए अपना काम करते हैं। यानी बहुत सारे किसान मिल गए और एक अपनी संस्था बन गई। ठीक है, इन्होंने एक संस्था बना ली। अब जिस भी किसान को सहायता चाहिए तो वो इस संस्था से पैसे ले सकता है या फिर ये संस्था जो है ये इन कृषकों के लिए उत्तरदायी कार्य करती है। उसके बाद में एक आता है सामूहिक कृषि। दोनों में भिन्न है, सहकारी और सामूहिक कृषि। देखो, इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होगा। ठीक है, और यह कृषि पूर्व सोवियत संघ से प्रारंभ हुई थी और जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पाद में वृद्धि, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई और इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया जाता है। तो सामूहिक जो कृषि है वो आपके सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी या इसको कोलखोज का नाम दिया जाता है और जो सहकारी कृषि है वो आपके डेनमार्क के अंदर ज्यादा प्रचलित रही। अब आगे बात करेंगे खनन। खनन एक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने का काम किया जाता है और यह एक प्राचीन गतिविधि है जो मानव सभ्यता के विकास से ही काफी महत्वपूर्ण रही है। खनन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो खनन कार्य की लाभप्रदता दो बातों पर करती है। एक तो भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेपों का आकार, श्रेणी या उपस्थिति की अवस्था सम्मिलित होती है और दूसरा होता है आर्थिक कारक जिसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी के ज्ञान, उसका उपयोग और अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात श्रम पर होने वाला व्यय। देखो, पहला तो कारक है भौतिक कारक का मतलब है खनिज किस प्रकार का है, खनिज कितना उपलब्ध है वहां पे, यानी कितनी उपस्थिति है। आप कोई मशीन तो लगा रहे हो लेकिन वहां खनिज थोड़ा सा ही हो तो भाई साहब मशीन का खर्चा भी माथे पड़ जाए ना। उसके बाद में है आर्थिक कारक, यानी जो खनिज है उस खनिज की विश्व के अंदर या उस क्षेत्र में कितनी मांग है। ठीक है, और उसको निकालने के लिए कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, उसकी अवसंरचना क्या है। उसके बाद में यह है कि यातायात और श्रम वहां पे सस्ता है या नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा जो कारक होगा वो आपका होगा आर्थिक कारक। अब आगे बात करें खनन की विधियां, तो खनन की दो विधियां, एक तो है धरातलीय खनन और दूसरा है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन का मतलब क्या है कि धरातलीय खनन में धरातल के ऊपर जो संसाधन पाए जाते हैं उनको निकाला जाता है और ये खनन का सबसे सरल तरीका है। इसमें लागत कम आती है और इस प्रकार के खनन में खास सुरक्षा उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में भूमिगत खनन, यानी इस प्रकार के खनन को कुप्की खनन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के खनन के भूमि के अंदर
से गरीबों नहीं खनिजों को निकाला जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, अंदर से खनिजों को निकाला जाता है, अब गरीबों को नहीं निकाला जाता है। ठीक है, यह अधिक जोखिम भरा होता है और साथ ही साथ अति आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ती है और ये काफी महंगा साबित होता है। जैसे आपके पेट्रोलियम पदार्थों की बात करो तो वो एक प्रकार का कुपी खनन के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर है इसके नोट्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन जरूर देखना, जहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक डाल रखे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे इसके जो MCQ प्रश्न है उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक जो है वो जरूर शेयर करना। ठीक है।